मूवी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि एक वैन से 6 चोर बैंक लूटने पहुंचते हैं। वो रस्सी के सहारे 13 फ्लोर ऊपर बैंक में इंटर करते हैं और बैंक को लूटते हैं। वो 20 मिनट का टाइम सेट करते हैं। इस बीच एक बुक स्टोर का गार्ड उन्हें देख लेता है और सीटी बजाता है। तभी नीचे खड़ा एक चोर उसे गोली मार देता है। फिर वो कैश रुपयों को कई बैग्स में लेकर रस्सी के सहारे उतरते हैं। जब वो कैश रुपयों को वैन में रखते हैं तो उनका एक साथी बाकी 5 चोरों को गोली मार के सारा रुपया लेकर फरार होता है। पुलिस उसका पीछा करती है पर वो भागने में सफल हो जाता है। इस घटना के 14 महीनों बाद 4 अलग अलग उम्र की महिलाओं को अलग अलग जगहों पर एक साथ चिट्ठी मिलती है कि आपने एक कंपनी के लकी ड्रॉ में इनाम जीता है, आके इनाम ले जाइए। सभी इनाम लेने उस जगह पहुंचती हैं। वो सभी एक लिफ्ट में उस घर पर पहुंचती हैं। सभी एक दूसरे को देखती हैं कि सभी को इनाम मिलने वाला है। वो सभी दरवाजा खुलवाती हैं तो एक 75 वर्ष की बूढ़ी औरत सरस्वती दरवाजा खोलती है और उन्हें घर में ले जाती है। वो बताती है कि पिछले साल पंचकुला बैंक रॉबरी में उसने अपने पोते को खो दिया। फिर वो चारों को बताती है कि तुम लोगों ने भी उस दिन अपनों को खोया। वारालक्ष्मी ने अपना बेटा, प्रिया ने अपना मंगेतर, स्वाति ने अपना भाई और छोटी बच्ची चिन्नू ने अपना पिता। सभी का इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था। सरस्वती कहती हैं कि हमें रिवेंज लेना है उस व्यक्ति से जिसने हमारे परिवार के सदस्यों को मारा और भाग गया। सभी ये सब सुनती हैं। वारालक्ष्मी कहती हैं कि तुम इस कमरे में रहकर मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो गई हो। वो सभी रिवेंज नहीं चाहती पर सरस्वती के समझाने पर धीरे धीरे सब रिवेंज लेने को तैयार हो जाती हैं। वो सब पूछती हैं कि हम ये सब करेंगे कैसे। इस पर सरस्वती उन्हें क्राइम नॉवेल लिखने वाले लेखक पेंसिल पारसारथी के बारे में बताती हैं कि मैंने इसकी 28 नॉवेल्स पढ़ी हैं, सब रिवेंज नॉवेल्स हैं। सोचो जिसने इतनी नॉवेल्स लिखी हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा। वो पेंसिल से मिलने उसके घर जाती हैं। वो सभी उसका बड़ा सा घर देखकर खुश होती हैं कि कितना बड़ा लेखक है। तभी एक व्यक्ति बताता है कि उस लेखक का ये बड़ा वाला घर नहीं बल्कि वो टूटे हुए मकान में रहता है। ये सुनकर सभी चौंक जाती हैं। वे पेंसिल के घर पर जाती हैं जहां दरवाजा खुला होता है। वो रूम में इंटर करती हैं। वो सब दरवाजे के पास से देखती हैं कि पेंसिल हॉलीवुड मूवी को देखकर उसे कॉपी कर कहानी लिख रहा है। वो समझ जाती हैं कि ये एक कॉपी कैट है। वो रैक में लगी किताब उठाती हैं तो पता चलता है कि किताबों के कवर के अंदर तो बस थर्माकोल है। उन्हें पेंसिल की असलियत का पता चल जाता है। फिर वो सभी जाने लगती हैं। तभी दरवाजे की आवाज सुनकर पेंसिल उनमें से एक लड़की प्रिया को देखता है। पेंसिल उनसे मिलता है और उनके वहां आने की वजह पूछता है। वो सब बताती हैं कि उन्होंने पंचकुला रॉबरी में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है और वो असली हत्यारे को पकड़ के उसकी हत्या कर रिवेंज चाहती हैं। पेंसिल उन सभी को मदद करने के लिए 5 लाख रुपए मांगता है पर वह सब कहती हैं कि पैसे तो नहीं है। पेंसिल उन्हें जाने को कहता है। वो सब चली जाती हैं। पेंसिल अपनी नई कहानी लेकर अपने फ्रेंड के पास जाता है कि इसे छाप दो, ये मेरी 29वीं नॉवेल होगी। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी नॉवेल कोई पढ़ना नहीं चाहता, मैं इसे नहीं छाप सकता। पेंसिल अपने फ्रेंड से उन 5 महिलाओं की बातों को बताता है। इस पर पेंसिल का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम इस कहानी पर काम करो, कब तक दूसरों की कहानियां चुराओगे। सोचो एक नॉवेल राइटर ने 5 महिलाओं की मदद की असली हत्यारे को पकड़ने में। ये सुनकर पेंसिल खुश हो जाता है। अगले सीन में सरस्वती के फ्लैट का मालिक सरस्वती को फ्लैट खाली करने के लिए धमकाता है। तभी वहां पेंसिल पहुंचता है और उस व्यक्ति की पिटाई कर उसे भगा देता है। फिर वो सरस्वती को 7वें फ्लोर तक गोद में लेकर जाता है और उन्हें मनाता है कि वो उनकी मदद करेगा उस हत्यारे को पकड़ने में। वो सरस्वती को एक रिवेंज गॉगल लगाने को देता है। धीरे धीरे वो बाकियों को भी मनाता है। फिर वो रिवेंजर्स टीम के रूप में गॉगल लगाकर निकलते हैं। वो सभी पेंसिल के घर में रहने के लिए जाते हैं। पेंसिल एक बोर्ड पर उस रॉबरी की घटना से जुड़े क्लू लगाता है। वो सभी को फाइल देता है कि ये मुझे आरटीआई से प्राप्त हुए हैं। घटना से जुड़ी सभी जानकारियां इसमें हैं। सरस्वती कहती हैं कि हमारे बारे में जानने के लिए फाइल क्यों चाहिए और ये बोर्ड क्यों। पेंसिल बताता है कि इस बोर्ड से ही मदद मिलेगी। फिल्मों में जासूस ऐसे ही बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कई बार देखने पर कुछ ना कुछ जानकारी मिल ही जाती है। वो बोर्ड पर लगे एक व्यक्ति के हाथ पर वॉच देखता है। पेंसिल बताता है कि तुम लोगों के परिवार के सदस्य आम नागरिक थे। चोरी के बाद वो एक ब्लैक कलर की मॉर्चरी वैन में भागे। पुलिस ने सभी जगह पूछताछ की पर कुछ नहीं मिला। पर मैंने अभी अभी एक व्यक्ति के हाथ में एक वॉच देखा। वो वॉच नहीं, स्टॉप वॉच है। मतलब उन्हें पता था कि चोरी के समय अलार्म एक्टिव होने पर उन्हें कितने समय में निकलना है। मतलब साफ है उन्होंने इसके लिए प्रैक्टिस की होगी कि रुपयों का इतना वजन लेकर 20 मिनट में उस जगह से कैसे निकलना है। इसके लिए वो जरूर किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से मिले होंगे और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शहर की किसी ऐसी बिल्डिंग में की होगी जहां कोई व्यक्ति आता जाता ना हो और वो बिल्डिंग लगभग 14 फ्लोर की होगी। इसकी डिटेल्स हमें जीएचएमसी से मिलेगी। और हाँ, मुझे एक काम निपटाना है। सभी पूछती हैं कि क्या।
पेंसिल अपनी उंगली दिखाता है कि उसे टॉयलेट करना है। सभी देखती हैं कि वो बात करते हुए बाथरूम में घुस गई हैं। पेंसिल वारा लक्ष्मी को सीबीआई ऑफिसर बनकर रेडी होने को कहता है। अगले सीन में पेंसिल वारा लक्ष्मी के साथ जीएचएमसी के ऑफिस जाता है और खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर 14वें फ्लोर की बिल्डिंग की जानकारी मांगता है। तभी ऑफिस का हेड आता है और पेंसिल से आईडी प्रूफ मांगता है। पेंसिल उसे आधार कार्ड दिखाता है। पेंसिल पकड़ा जाता है। ऑफिसर पुलिस को बुलाता है। यहाँ देखने को मिलता है कि पेंसिल ये सब कहानी में लिख रहा होता है। वो वारा लक्ष्मी के साथ वहाँ जाने वाली बात डिलीट करता है। पेंसिल प्रिया को अपने साथ चलने को कहता है। वो प्रिया के साथ उस ऑफिस में जाता है और बताता है कि हम सीबीआई से हैं। हमें शहर के बाहर 14वीं फ्लोर की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बारे में जानना है। उस बिल्डिंग का मालिक नकली पेपर देकर भाग गया है। अगर आप डिटेल्स दे देंगे तो अच्छा होगा। ऑफिसर सोच में पड़ जाता है। उसे ऐसे देख पेंसिल डर जाता है और अपना नकली आईडी प्रूफ जबरदस्ती दिखाना चाहता है, पर ऑफिसर मना करता है कि इसकी जरूरत नहीं। इस पर प्रिया कहती है, देख लीजिए सर, इसने रात भर मेहनत किया है। ऑफिसर चौंकता है तो पेंसिल कवर करते हुए कहता है कि इस आईडी को पाने के लिए मैंने दिन रात पढ़ाई की और ऑफिसर बना। ऑफिसर कहता है, आपने इतने अच्छे से पूछा, आईडी की जरूरत नहीं, मैं लिस्ट देता हूँ। अगले सीन में पेंसिल अपनी टीम को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहता है और टीम का नाम रिवेंजर्स रखने को कहता है। वह देखता है कि प्रिया अपने मंगेतर के दिए हुए रिंग को देख रही है। वह उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वह प्रिया को पसंद करता है। धीरे धीरे सभी एक दूसरे से इमोशनली क्लोज होने लगते हैं। वहीं पेंसिल प्रिया के प्यार में पड़ जाता है। वो सभी मिलजुल कर उस प्रैक्टिस वाली 14वीं फ्लोर की बिल्डिंग को ढूंढते हैं। फिर वो एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां सरस्वती को छोड़ सभी को अपने अपने सदस्यों की कोई ना कोई चीज मिलती है। वारा लक्ष्मी को टिफिन बॉक्स मिलता है जो उसने अपने बेटे को दिया हुआ था। प्रिया को दीवार पर अपने मंगेतर का लिखा हुआ शब्द मिलता है। वहीं चिन्नू को अपने पिता द्वारा पहने जाने वाली चप्पल मिलती है। पेंसिल उस जगह को अच्छे से जांच करता है तो उसे डमी रुपए, केबल तार, बैग्स आदि मिलता है, जिससे पेंसिल श्योर हो जाता है कि उन्होंने यही प्रैक्टिस की होगी। तभी पेंसिल नीचे एक एटीएम देखता है। पेंसिल उस एटीएम पर जाता है तो देखता है कि वहां कैमरा लगा हुआ है। वह अपनी टीम को बताता है कि हमें चोरी से कुछ महीने पहले की वीडियो फुटेजेस चाहिए। हमें उस एटीएम बैंक के मेन ब्रांच में जाकर फुटेज के लिए वीडियो फुटेज एडमिन से मिलना होगा, पर वो आसानी से वीडियो फुटेज नहीं देगा। उस ऑफिस में पहुंचने पर पेंसिल बताता है कि एक रास्ता है जो इस दुनिया के पत्थर दिल मर्द को भी आसानी से पिघला सकता है। मोस्ट पावरफुल वेपन, एक औरत। इस पर सरस्वती दादी कहती हैं, मैं जाऊंगी। पेंसिल मना करता है कि आप नहीं, हमें उसे छेड़ना है, ये काम प्रिया करेगी। वो प्रिया को भेजते हैं। प्रिया जाने लगती है तो पेंसिल कहता है, कमीज का एक बटन खोल दो। प्रिया ऐसा ही करती है और वह उस व्यक्ति के पास जाती है। वह उससे बताती है कि उसका बैग खो गया है जिसमें पासपोर्ट था। अगर वो मिल जाए तो वो लंदन जा पाएगी। वह संतूर के हाथ पर अपना हाथ रखती है। तभी संतूर के रूम में एक पियून आता है जो बल्ब बदलता है। संतूर प्रिया को इग्नोर कर उस पियून की कमर को देखता है। प्रिया ये देखकर समझ जाती है कि संतूर एक गे है। संतूर वीडियो क्लिप देने से मना कर देता है। प्रिया बाहर आकर पेंसिल और बाकी सबसे ये बात बताती है। पेंसिल कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी वो देखता है कि सभी उसे गौर से देख रही हैं। सब पेंसिल को संतूर के पास भेजती हैं। पेंसिल जाने लगता है तो प्रिया कहती है, पेंसिल सर, कमीज का एक बटन खोल लीजिए। पेंसिल ऐसा ही करता है। वह संतूर से मिलता है। वह संतूर से बताता है कि जो लड़की गई है वो उसके पीछे पड़ी हुई है, पर उसे लड़कियां पसंद नहीं। उसका पासपोर्ट मिल जाए तो वो उसका पीछा छोड़ देगी। वो संतूर का हाथ पकड़कर उसे इशारे करता है। संतूर वीडियो क्लिप दे देता है। वह पेंसिल से उसका मोबाइल नंबर लेता है। घर आने पर पेंसिल वीडियो क्लिप देखता है। सभी अपने परिवार के सदस्यों को पहचानते हैं। उस फुटेज में कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है। पेंसिल देखता है कि एक लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति वैन को ब्लैक कलर में कलर कर रहा है। वो सभी से पूछता है कि आपके परिवार में कोई लेफ्ट हैंडेड था? सभी कहती हैं नहीं। पेंसिल देखता है कि वैन पर हॉस्पिटल का नाम लिखा है स्वास्थ्य केयर। वह उस हॉस्पिटल में जाता है और वहां के एक एम्बुलेंस ड्राइवर सुब्रमणी से मिलता है। पेंसिल उससे कहता है कि वो एक किताब लिख रहा है जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। क्या हाल ही में हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी या ड्राइवर बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हो? इस पर वह ड्राइवर बताता है कि हाँ, अपने पीछे देखिए, ये है देव। साल भर में ये ड्राइवर से टॉप क्लास फार्मूला रेसर बन गया है। इसके पास पैसा और नाम दोनों हो गया है। इसका रिकॉर्ड है कि इसने जितने भी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, रास्ते में किसी की भी जान नहीं गई। पेंसिल देव के बारे में पता करता है और अपने साथी महिलाओं को देव के बारे में बताता है कि यही है वो असली हत्यारा। अगले दिन वो देव की रेसिंग देखने पहुंचते हैं, जहां देव रेस जीतने के बाद मीडिया को अपने बारे में छिपे रूप से बताता है कि उसने अपने पिता का सपना पूरा किया।
जो चाहते थे कि वो एक कामयाब रेसर बने। यहाँ से देव की कहानी समझ में आती है कि देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर का बेटा है जो गरीबी में जीवन जीता था। वो अपने दोस्तों से लगी रेसिंग बेट जीत जाता था। उसे लाइफ में पैसों की जरूरत थी क्योंकि रेसिंग कार की कीमत करोड़ों में थी। उसने कुछ पैसों के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। फिर उनकी एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी भी उसे मिल गई। एम्बुलेंस चलाते समय उसे ट्रैफिक का डर नहीं था, ना ही तेज चलाने पर कोई रोकने वाला। वह रेस लगाता था कि उसे मरीज के मरने से पहले हॉस्पिटल पहुंचना है, यही उसका गोल होता था। एक दिन एक व्यक्ति उससे मिला, फिर प्लान बना रॉबरी का। देव ने अपने साथी चोरों को मारकर 300 करोड़ रुपए पर कब्जा कर लिया। पेंसिल अपनी टीम को बताता है कि यही देव हत्यारा है। वह देव से अपनी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेता है। देव लेफ्ट हैंड से ऑटोग्राफ देता है। यहाँ पेंसिल और उसकी टीम देव को पहचान कर उससे रिवेंज लेने का सोचती है। अगले सीन में पेंसिल अपनी टीम को बताता है कि देव एक सेलिब्रिटी है और वह कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ है। तभी वह चिन्नू को वहां नहीं पाता। फिर वह देखता है कि चिन्नू बेड के नीचे है। उसे पता चलता है कि चिन्नू का बर्थडे है। फिर वह सभी चिन्नू का बर्थडे मनाते हैं। पेंसिल चिन्नू को एक साइकिल गिफ्ट करता है। सभी खुशियां मनाते हुए दिखते हैं। अगले सीन में देव के आने पर वो रात में देव का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि देव उसी बिल्डिंग में गया हुआ है। पेंसिल देखता है और टीम को बताता है कि वो 14वें फ्लोर पर नहीं 15वें फ्लोर पर गया हुआ है। हमने 15वां फ्लोर चेक नहीं किया था। फिर देव वहां से चला जाता है। देव के जाने के बाद पेंसिल और उसकी टीम 15वें फ्लोर पर पहुंचती है। पेंसिल देखता है कि बिल्डिंग के एक पिलर के पास काफी बुझी हुई सिगरेट गिरी है। वह पिलर पर नॉक करता है और जान जाता है कि पिलर नकली है। वह उस पिलर को तोड़ता है जिसमें से ढेर सारे पैसे के बंडल गिरते हैं। ये वही रुपए होते हैं जो देव ने बैंक से चोरी किए थे और उसने इसे पिलर में छुपा रखा था। अगले सीन में पेंसिल मास्क बेचते हुए एक पुराना पेपर देव की कार पर रख देता है जिसमें 1 साल पहले की चोरी की घटना का जिक्र होता है। देव और उसका साथी ये देखकर घबरा जाते हैं। वह मास्क बेचने वाले को ढूंढते हैं पर पेंसिल उन्हें नहीं मिलता। देव एक BMW कार की लॉन्च में जाता है जहां पेंसिल वीडियो चैनल्स के एडमिन के पास चिन्नू को भेजता है। वह एडमिन चिन्नू के माता पिता को ढूंढने चला जाता है। तभी पेंसिल और प्रिया फुटेज से छेड़छाड़ करते हैं। थोड़ी देर में एडमिन आ जाता है लेकिन प्रिया और पेंसिल कहते हैं कि हम चिन्नू के माता पिता हैं। फिर वो बाहर आ जाते हैं। BMW कार की लॉन्च में CCTV की उस 14 फ्लोर की बिल्डिंग की फुटेज होती है जिसे देखकर देव चौंक जाता है। देव तुरंत वहां से निकलता है। रिवेंजर्स ये देखते हैं कि कैसे देव परेशान होकर भाग रहा है। देव कहता है कि कोई मुझे बताना चाहता है कि उसे सब कुछ पता है। वह उस बिल्डिंग में जाता है जहां वह देखता है कि पैसे गायब हैं। वह परेशान हो जाता है। तभी वह देखता है कि एक बिल्डिंग से कुछ महिलाएं उसे देख रही हैं। वह उस बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए निकलता है क्योंकि दूरी की वजह से वह चेहरा नहीं पहचान पाता। वो उन्हें पकड़ने के लिए निकलता है। प्रिया बताती है कि हम 14वें फ्लोर पर हैं और दादी हमारे साथ हैं। वह हमें पकड़ने आ रहा है। पेंसिल सभी को लिफ्ट में करता है और लिफ्ट का वेट ज्यादा होने पर वह खुद सीढ़ियों से जाता है। तभी बाहर देव की कार उस बिल्डिंग के पास के ट्रांसफार्मर से टकरा जाती है जिससे लिफ्ट रुक जाती है। पेंसिल देव को आता देख बिल्डिंग का फायर अलार्म बजा देता है। सभी लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। देव खुद को भीड़ में पाता है। सभी लोग देव को पहचान के उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर पेंसिल सबको लेकर बचकर निकल जाता है। चिन्नू डर के कारण सदमे में होती है। डॉक्टर उसे दवा देकर चले जाते हैं। सभी ये सब देखते हुए रिवेंज को यहीं रोकने का मन बनाते हैं। वो सभी कहती हैं कि चोरी करके हमारे घर के सदस्यों ने ही गलत काम किया। इस पर पेंसिल बताता है कि मुझे पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे उस बिल्डिंग के फ्लोर के पास से वारालक्ष्मी के बेटे का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिला। ये मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे कैंसर था। फिर मैंने और 4 लोगों के बारे में पता किया तो पता चला कि सभी को अलग अलग तरह का कैंसर था। सभी हॉस्पिटल में एक दूसरे से मिले। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को बीमारी के बारे में नहीं बताया। उन्होंने प्लान बनाया कि वो बैंक लूट के अपने मरने से पहले तुम लोगों के लिए पैसा छोड़ के जाएंगे ताकि तुम लोगों को जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो। प्रिया कहती है कि तुम्हें पता था तो बताया क्यों नहीं। इस पर पेंसिल सभी से कहता है कि मैं बचपन से अनाथ था। मुझे दादी, बहन, माँ, बेटी जैसे कई रिश्ते मिले जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। अगर तुम्हें पता चलता तो तुम सब रिवेंज छोड़कर चले जाते। इसलिए सभी पेंसिल को गले लगाती हैं और कहती हैं हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्रिया दूर खड़ी होकर बस देखती है। देव अपने साथी रसूल को बताता है कि 5 औरतें और एक आदमी उनके साथ है, वही इसके पीछे है। देव उस बिल्डिंग के पास जाता है जहां का वीडियो फुटेज उसने देखा था। वो देखता है कि वो वीडियो फुटेज ATM मशीन से ली गई है। वो उस बैंक के वीडियो फुटेज एडमिन संतूर से मिलता है और पेंसिल के बारे में पता कर पेंसिल के घर जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है। सरस्वती दरवाजा खोलती हैं तो वो सरस्वती को गोली मार देता है। इसके बाद वारालक्ष्मी को गोली मारता है। फिर वह स्वाति और चिन्नू को भी गोली मारता है।
वह रूम में जाकर प्रिया को देखता है और कहता है, क्या खूबसूरती है, लेकिन बेकार में तुम्हें मरना होगा। वह गोली चलाता है लेकिन गोली फिर रिवर्स हो जाती है। यहाँ देखने को मिलता है कि पेंसिल ये सब नॉवेल में लिख रहा होता है। बाकी सब कंप्लेन करती हैं कि हमें गोली मरवा दी, पर जब प्रिया की बारी आई तो लिखना बंद कर दिया। और क्या लिखा कि देव कहता है, क्या खूबसूरती है, ये कहो कि तुम्हें प्रिया पसंद है। तभी प्रिया कुकर की आवाज का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। दादी बताती हैं कि प्रिया शर्मा के चली गई, मतलब वो तुझे पसंद करती है। पेंसिल कहता है कि देव चालाक है, वो जरूर उस बैंक में संतूर से मिलेगा। पेंसिल संतूर से मिलता है तो संतूर कहता है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम कॉल रिसीव नहीं करते। इस पर पेंसिल कहता है, एक व्यक्ति है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, अगर वो आए तो तुम उस दिन की फुटेज मत देना जिस दिन मैं तुमसे मिलने आया था। संतूर कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारी फुटेज डिलीट कर दी है। पेंसिल खुश होता है। तभी पेंसिल देखता है कि ऑफिस के गेट पर देव एंटर कर रहा है। देव ऑफिस में पहुंचता है तो चेयर पर पेंसिल को पाता है। देव के पूछने पर पेंसिल बताता है कि जिस व्यक्ति ने वो फुटेज ली है वो किसी देव को मारना चाहता है। उसके साथ 5 औरतें भी थीं। तभी रसूल फोन कर देव को बुलाता है। इधर ऑफिस में संतूर पेंसिल के लिए केक लाता है जिसे पेंसिल ने बहाने से मांगा था, पर संतूर देखता है कि पेंसिल वहां नहीं है। रसूल देव से मिलकर बताता है कि 5 लेडीज तुम्हारे घर के पास आई थीं। मुझे लगा कि वो फैंस हैं। वो ब्लू एम्बेसडर से थीं और उनके साथ एक लड़का था, पर वीडियो में उनका चेहरा क्लियर नहीं था। मैंने उस कार का एड्रेस निकाला है। देव पेंसिल के साथ उस जगह जाता है। सरस्वती दरवाजा खोलती हैं। देव पेंसिल से पूछता है कि क्या ये उनमें से एक है। पेंसिल कहता है नहीं। सरस्वती उन्हें जाने को बोलकर दरवाजा बंद कर देती हैं। सरस्वती काफी डरी हुई होती हैं। देव वहां से चला जाता है। अगले सीन में सुब्रमणि देव से मिलने पहुंचता है और देव को अपनी बहन की शादी का न्योता देता है। वह बताता है कि तुम्हारे बारे में एक रिपोर्टर पूछ रहा था। वह बताता है कि वो तुम्हारी कहानी को छापेगा। देव को शक होता है। वह उस रिपोर्टर के बारे में पूछता है तो सुब्रमण्य बताता है कि उस रिपोर्टर ने पूछा कि जल्द ही कोई ड्राइवर अमीर बन गया है क्या। मैंने तुम्हारे बारे में बताया। देव उस रिपोर्टर का नाम और उसके नॉवेल का नाम पूछता है। इस पर सुब्रमण्य बताता है कि उसका नाम पेंसिल पारसारथी था। देव पेंसिल पारसारथी का नाम सर्च करता है तो देखता है कि ये तो वीडियो फुटेज ऑफिस में मिला था। फिर वह सुब्रमण्य को पिक दिखाता है। इस पर सुब्रमण्य कहता है यही था वो। ये देख देव गुस्से में आ जाता है कि पेंसिल ने उसे बेवकूफ बनाया था। अगले सीन में घर पर सभी चिन्नू का डांस देखने बाहर जाने वाले होते हैं, पर सरस्वती दादी कहती है, मेरी तबीयत सही नहीं, तुम सब हो आओ। सभी पेंसिल के साथ चिन्नू का डांस परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। तभी पेंसिल को देव का कॉल आता है। वह बताता है कि मुझे चोरी के बाद हमेशा डर था कि पुलिस मुझे पकड़ न ले, पर तुमने पैसे चुरा के मेरा डर खत्म कर दिया। अब पुलिस मुझे नहीं तुम्हें गिरफ्तार करेगी। ये कहकर देव कॉल कट कर देता है। पेंसिल अपने दोस्त को कॉल कर कहता है कि मेरे घर में रखी सभी किताबें ट्रक से हटवा दो, उसमें पैसे रखे हुए हैं। पेंसिल थोड़ी देर में घर पहुंचता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। पुलिस पेंसिल के घर की तलाशी लेती है पर कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस के जाने के बाद पेंसिल का साथी आता है तो पेंसिल उसे थैंक्स बोलता है। पेंसिल का साथी बताता है कि ट्रक का टायर पंचर हो गया था, इसलिए आने में देर हो गई। पेंसिल चौंक जाता है। वह घर में दादी को ढूंढता है पर सरस्वती दादी नहीं मिलती हैं। वह समझ जाता है कि दादी ने पैसे गायब कर दिए। वह दादी के रूम में एक सीटी पाता है। इधर सरस्वती दादी पैसे को गिनवाकर अनाथ आश्रम में दे रही होती हैं। तभी वह देखती हैं कि पेंसिल वहां आ पहुंचा है। पेंसिल दादी से मिलता है और उन्हें थैंक्स बोलता है कि आपकी वजह से मैं पुलिस से बच गया। दादी के पूछने पर कि मुझे कैसे ढूंढा, पेंसिल बताता है कि मैं जब पुलिस के आने की खबर पाकर घर जा रहा था तो रास्ते में इस आश्रम की वैन देखी। मैंने आपको कई बार दान पत्र में पैसे डालते हुए देखा है। और एक बात, आप घर पर ये सीटी भूलकर आ गई थीं। ये मिलने पर मुझे पता चला कि उस रात 5 नहीं बल्कि 6 लोग मरे थे। इस घटना में 5वां व्यक्ति आपका पोता नहीं था बल्कि 6वां व्यक्ति आपके पति थे। इस पर सरस्वती बताती हैं कि हमारी शादी के 60 साल पूरे हो गए थे। अपने दम पर वो एक बुक स्टोर चलाते थे। उस रात हत्यारे ने उन्हें मार दिया। मैंने बहुत कोशिश की पर कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता था। सब पुलिस वाले कहते कि वो कितना जीते, बस कुछ दिन और। ऐसे बुजुर्ग के कातिल को पकड़ने का क्या मतलब। हम बुजुर्ग लोगों को समाज बस हल्के में लेता है। बच्चों और सोसाइटी को हम बोझ लगते हैं। हमारी मौत कुत्तों की मौत होती है। किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे मरने पर। कोई ये तक नहीं जानना चाहता कि कहाँ मरे या कैसे मरे। वो पेंसिल से कहती हैं कि मैं ये कहती कि मरने वाला मेरा पति है, पोता नहीं, तो शायद तुम भी इस रिवेंज को नहीं समझते। इसलिए मैंने तुमसे और बाकियों से झूठ बोला ताकि सब रिवेंज के लिए तैयार हो जाएं। बाद में रिवेंज पूरा होने पर मैं सबको सच बता देती। फिर मैंने परिवार होने का सुख महसूस किया
और किसी को कुछ हो ना जाए इसलिए इस रिवेंज को खत्म कर दिया। मैंने सबकी सलामती के लिए वो पैसे हटा दिए। वहाँ तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं, तुम ले जाओ। पेंसिल कहता है कि ये पैसे की बात कहाँ से आ गई, ये हमारे रिवेंज में नहीं था, ये बस गलती से हमें मिल गए। आप सभी पैसे आश्रम को दे दीजिए, मुझे बस मेरी दादी चाहिए। पेंसिल बताता है कि आपकी तरह मैं भी प्यार से भर गया हूँ, मैं अब मतलबी नहीं रहा, आप अब मेरे साथ ही रहेंगी। मैंने सभी को बता दिया है कि आप यहाँ हैं, सब बस आ ही रही होंगी। इधर देव के साथी रसूल को कॉल आती है और वह डर जाता है। देव के पूछने पर रसूल बताता है कि मैंने रॉबरी के बारे में पुलिस को सूचना दी थी कि वो रॉबरी के पैसे पेंसिल के घर पर हैं। अब पुलिस ने मेरा नंबर ट्रेस कर लिया है। ये सुनकर देव पेन से रसूल की हत्या कर देता है। अगले सीन में वह अपने गैराज में पहुंचता है जहां पेंसिल होता है। पेंसिल देव से कहता है कि गैंग के बारे में सोच रहे हो कि गैंग का वह व्यक्ति कौन है? वह गैंग लीडर कहलाता है और वह मैं हूँ। पेंसिल कहता है कि अब मेरी एक माँ है, एक दादी, एक बहन, एक बच्ची और एक लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ, और जब तक तुम जिंदा हो मुझे डर लगा रहेगा कि तुम उन्हें कुछ कर ना दो। तो मैंने सोचा कि इस पर देव कहता है क्या सोचा, तू मुझे मारेगा? ये कहकर देव पेंसिल पर हमला करता है। दोनों के बीच काफी देर फाइट होती है। अंत में पेंसिल देव के ऊपर एक कार गिरा देता है, फिर वह उस जगह को ब्लास्ट में उड़ा देता है जिससे देव मारा जाता है। अगले सीन में घर पर सभी न्यूज में देखते हैं कि देव अपने गैराज में मारा गया। सभी खुश होते हैं। चिन्नू जो शुरू से ही बोलने में असमर्थ थी, इस खुशी की खबर से दोबारा बोलने लगती है। सरस्वती भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने उनके साथ न्याय किया। तभी प्रिया अपनी अंगूठी निकाल कर रख देती है और वह पेंसिल को गले लगाती है। बाकी सब वहां से चली जाती हैं। तभी प्रिया देखती है कि पेंसिल के सीने पर चोट लगी है। वह समझ जाती है कि पेंसिल ने ही देव की हत्या की है। वो खुश होकर देव को फिर से गले लगा लेती है। अगले सीन में 6 महीने बाद पेंसिल अपनी गैंग पर लिखी कहानी से फेमस होकर अपने फैंस को ऑटोग्राफ देता है। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।